नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम अपने सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पॉली हाउस एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग बागवानी के लिए करके हमारे किसान भाई बहन अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी संदर्भ में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान से और शुरुआत करते हैं खबरें खेती की से। बेहतर गुणवत्ता लिए काजू किस्म का विकास, नए जीन्स प्राप्त हुए। सौर पंप से सिंचाई को प्रोत्साहन देती नई योजना। कृषि पत्रकारिता लोकप्रियता की दिशा में प्रभावी पहल और पशु ज्ञान चौपाल द्वारा किसानों की सेवा। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। पौष्टिक गुणों से भरपूर काजू अब हर मौसम में उपभोक्ता की पसंद बना हुआ है। इसी सोच के साथ कृषि वैज्ञानिकों द्वारा काजू किस्म विकास को विस्तार दिया गया है और शोध सफलताएं प्राप्त की गई हैं। प्रस्तुत है काजू से जुड़ी यह शोध सफलता गाथा। काजू के यह बागान उत्पादक और उपभोक्ता दोनों की आशा की पूर्ति करते हैं। उत्पादक को बेहतर उपज देती काजू की किस्म मिल जाए तो अधिक लाभ मिलता है। इस दिशा में मददगार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय काजू फील्ड जीन बैंक की स्थापना की गई है। यहाँ काजू की नई जीन्स संग्रहित की गई है। वैज्ञानिकों द्वारा इन्हीं जीन्स की मदद से काजू की अधिक उत्पादन देती किस्में तैयार की जा रही हैं। सौर ऊर्जा यानी कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा। इससे संचालित पंप द्वारा सिंचाई को बढ़ोतरी देते हुए एक योजना प्रारंभ की गई है। इससे जहां धरती की प्यास बुझेगी, वहीं बिजली के संकट से भी निजात मिलेगी। तमतमाता यह सूरज अपनी ऊष्मा देकर प्यासी धरती की प्यास बुझाने में मददगार साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से संचालित सौर पंप का सिंचाई में प्रयोग करने को बढ़ावा देते हुए नई योजना लाई गई है। इस योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा छोटे किसानों के लिए सोलर पंप की खरीद पर 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी। विभाग द्वारा 3 और 5 अश्वशक्ति के सौर पंप जारी किए गए हैं। किसान भाइयों तक कृषि से जुड़ी जानकारियां उन्हीं की भाषा में प्रभावी ढंग से पहुंचाना ही कृषि पत्रकारिता की सफलता है। उसे हमारे युवा अपने करियर का आधार भी बना सकते हैं। कैसे, आइए जाना जाए। बात कृषि पत्रिकाओं, पुस्तकों, प्रसार बुलेटिन की हो या फिर रेडियो, टीवी और अब किसान चैनल की, सभी जगह कृषि पत्रकारिता अपना प्रभावी रूप दिखा रही है। यहाँ तक कि देश उत्तर पूर्वी राज्य भी कृषि पत्रकारिता को अपना रहे हैं और विद्यार्थियों को नया करियर दे रहे हैं। आज जो गांवों से युवाओं का पलायनवाद हो रहा है, विशेषतर हम पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में मैं बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो है उनको शिक्षित और सूचित करने का है। इस संदर्भ में दूरदर्शन और आकाशवाणी ने काफ़ी प्रयास किए हैं और उनको हम साधुवाद देना चाहते हैं। लेकिन किसी के विकास में संचार का जो महत्व है उसको नकारा नहीं जा सकता जो है। इसलिए जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवाओं को विशेष रूप में किसी से जोड़ने के लिए और उसके विकास के लिए हम संचार को अति महत्वपूर्ण मानते हैं। हम किसानों को, युवाओं को शिक्षित करें, उनको बतावें कि किसी में कौन से बीज का उपयोग करें, कब समय पर कौन सा जो है बीज का रोपण करें, उसमें किस तरह के पेस्टिसाइड का उपयोग करें, किस तरह से जैविक खाद के उपयोग से जो है और भी समस्याओं का निदान हो सकता है। तो हम समझते हैं कि काफ़ी जो है यह एक क्रांतिकारी कदम होगा और इससे कृषि में काफ़ी उन्नति होगी। देश में पशुधन को बढ़ावा देने के लिए कई विश्वविद्यालय अपने प्रसार कार्य द्वारा किसानों तक पशु ज्ञान चौपाल लगाकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। देश में श्वेत क्रांति को सफल बनाने में एक और पशुपालकों की भूमिका रही है, वहीं दुग्ध की गुणवत्ता एवं उसकी वृद्धि के लिए हमारे पशु वैज्ञानिक भी रात दिन इस ओर प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय, विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा के प्रसार निदेशालय द्वारा सारे साल पशु ज्ञान चौपाल कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इस प्रसार निदेशालय का है कि जो भी विश्वविद्यालय में तकनीकी जानकारी हासिल की जा रही है रिसर्च के माध्यम से, शोध के माध्यम से, और किसानों के लिए क्या वो उपयोगी है, अगर उपयोगी है तो उनको
किसान तक कैसे पहुंचाया जाए, यही इसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के लिए प्रसार निदेशालय निरंतर प्रयासरत है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम ये प्रसार निदेशालय पशु चिकित्सकों और विषय विशेषज्ञों के साथ थ्रू आउट पूरे वर्ष कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। जैसे कि इस समय हम लोग गांव में जाकर के पशु ज्ञान चौपाल के माध्यम से मुफ्त पशु चिकित्सा का कार्य करते हैं। गांव में पशुपालकों को बुला करके पशुपालन एवं पशु चिकित्सा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देते हैं। दूसरा, हम लोग टीवी एवं दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, जिसमें कि फ़ोन इन प्रोग्राम है या वार्ता है, रेडियो रूपक है। इस संबंध में भी किसान भाइयों के लिए पूरी जानकारी हम लोग देते रहते हैं। हमारा पता है प्रसार निदेशालय उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा। हमारा पिन कोड नंबर है 281001। हमारा फ़ोन नंबर है 9412485717। इस पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मौसम की यह गर्माहट आपसे भी बहुत कुछ कहती है। जी हाँ, आपको खास कृषि कार्य करने हैं, तो आइए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में मौसम का क्या हाल है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा व गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्यों में अनेक स्थानों पर वर्षा व गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम के शुरू में बताया कि पॉली हाउस एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप सब्जियों और फलों का उत्पादन बेमौसम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। हमारे एक ऐसे ही सफल किसान हैं पंजाब पटियाला के सरदार मेहरबान सिंह, जिन्होंने सब्जियों की खेती पॉली हाउस में की और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। आइए इनसे बातचीत करते हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी श्री कुलबीर सिंह। किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं पंजाब में, ज़िला पटियाला, गांव सोहली। हमारे साथ ही बैठे हैं किसान भाई मेहरबान सिंह, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं और इनकी जो खेती बाड़ी है बहुत अच्छी है। तो इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनना चाहते हैं कि इन्होंने ये खेती का काम कैसे शुरू किया। तो मेहरबान सिंह जी, आप ये बताइए कि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको खेती में कैसे रुचि हुई, इसके विषय में थोड़ा सा हमारे भाइयों को बताइए। तकरीबन ग्रेजुएशन करने के बाद में मेरे दादाजी भी पहले एग्रीकल्चर करते थे, खेतियों करते थे। मेरे फादर साहब भी खेतियों करते थे। मेरा रुचि खेती में ही था पहले दिन से। जब मैं पैदा हुआ इस घर में, यहाँ खेतों में काम करता, मेरे पिता को देखा, माता को देखा, हर रोज़ खेत में आते थे पिता के साथ। तो हमारा बहुत रुचि था खेती करने के लिए हमारे खेतों में आके। तो आपने खेती जब शुरू की तो पॉली हाउस से तो की नहीं होगी, वैसे की होगी आपने? हाँ, मैं जब खेती की, मैं 2001 से खेती स्टार्ट की। मैं सब्जी की खेती स्टार्ट की वो खुले खेतों में, थोड़े 1 एकड़ में पहले स्टार्ट की। फिर ज़्यादा मैं 20-25 एकड़ पे सब्जी की खेती करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं दूरदर्शन मीडिया से और रेडियो से और नेट पे देखा कोई पॉली हाउस की खेती है, उसकी जानकारी ली। फिर उसके बाद मैं पॉली हाउस की खेती स्टार्ट की। भाई जी, साधारण खेती में और पॉली हाउस की खेती में क्या अंतर है?
साधारण खेती और पॉली हाउस की खेती का बहुत बड़ा अंतर है। साधारण खेती पे जो कुदरत की आफतें आती हैं, बारिशों, हवाएं, नेरियों, उससे बहुत बच जाती है पॉली हाउस की खेती। पर इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, क्वालिटी भी अच्छी बनती है। जो खुले में खेती होती है वो पॉली हाउस में नहीं होती। पॉली हाउस की खेती अलहदा है, खुले की खेती अलहदा है, दोनों में अंतर है। लेकिन जो बीज डालते हैं हम खुले में सब्जियों के और पॉली हाउस में बीज का, इसका क्या अंतर है? खुले और पॉली हाउस के बीज में दोनों में अंतर है। जो पॉली हाउस का सीड है वो पॉली हाउस के लिए बनता है, स्पेशल सीड आता है, ये फॉरेन से आता है, मल्टीनेशनल कंपनियां देती हैं। ये हाइब्रिड सीड होता है। जैसे हमने कलर्ड कैप्सिकम लगाई है, ये खुले में नहीं होती, इसकी क्वालिटी नहीं बनती, इसका कलर अच्छा नहीं आता, खुले में डस्ट पड़ती रहती है क्रॉप के ऊपर और डायरेक्ट इसको सनलाइट लगती है, जो यूवी किरणें आती हैं ऊपर उससे सनलाइट से, वो नहीं इसको लगती। इसके लिए इसका क्वालिटी का पद्धर बहुत उच्चत होता है। तो इसके लिए बीज तो काफ़ी महंगा पड़ता होगा। हाँ, बीज काफ़ी महंगा है। इसका बीज हर फार्मर पे डिपेंड करता है कौन सा बीज लगाना है। उसके हर क्रॉप के अलग-अलग सीड है। जैसे जो हमने ग्रीन कैप्सिकम लगा रखी है, कलर्ड कैप्सिकम लगा रखी है। जो कलर्ड कैप्सिकम है, इसका 1 रुपये का भी बीज है, 10 रुपये का भी बीज है। इसके लिए इसका बीज में बहुत अंतर है। और जो खुली खेती है उसमें, उसका बीज तो बहुत रेट कम आता है, उसका तो 10 पैसे 20 पैसे बीज आता है। आपने पॉली हाउस में कौन कौन सी फसलें लगा रखी हैं? इसमें हम 3-4 क्रॉप्स लेते हैं। जैसे साल में तो 2 क्रॉप्स लेते हैं। साल में जैसे एक में हमने फरवरी के महीने में ये कलर्ड कैप्सिकम लगाई, जिसको रंगदार मिर्ची बोलते हैं। इसके बाद हम सितंबर में जाके इसको फिर एक खीरा आता है जिसको बिना सीडलेस खीरा बोलते हैं, वो डायरेक्ट बिना छिलके उतारे से खाया जाता है। उसकी मार्केट में आजकल बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छा इनका इनकम आता है। पॉली हाउस में बहुत यील्ड है उसकी, बहुत अच्छा क्रॉप है वो। तो इसके अलावा इसमें 2 फसलें लेते हैं, तीसरी फसल लेते हैं? नहीं, हम 2 फसलें लेते हैं। इसमें और काफ़ी ज़्यादा फसलें हो जाती है, ऐसे नहीं होती नहीं। हम 2 फसलें लेते हैं। हम तकरीबन एक खीरा लेते हैं, एक कलर्ड कैप्सिकम लेते हैं। आप पॉली हाउस में पानी का क्या सिस्टम रखते हो, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, पानी का बारिश का पानी तो बिल्कुल अंदर आता ही नहीं है। इसमें सभी बेडों के नीचे पाइपलाइन डाली रखी है, ड्रिप इरीगेशन जिसको आप बोलते हैं तुपका सिंचाई सिस्टम, वो लगा रखा है। उससे हम इसको सिंचाई देते हैं। तो इस पॉली हाउस में आप खाद कैसे देते हो? खाद जो मार्केट में सोलेबल खाद आती है, पानी से घुलनशील खाद होती है, वो इसको पर डे के हिसाब से खाद जाती है। इसकी क्वांटिटी के हिसाब से इसकी सेहत का ध्यान रखने के लिए वो उतनी खाद देते हैं हम। बाहर जो हम फसलें लगाते हैं उसमें और पॉली हाउस के कीड़े में क्या फ़र्क है? उसमें ज़्यादा लगता है, इसमें कम लगता है? हाँ, बाहरों की फसलों से तो इसका तकरीबन 90% फ़र्क रहता है। 90 से भी 95 फ़र्क रहता है। कीड़ा तो अंदर आता ही नहीं, बिल्कुल लगता ही नहीं है। जो बहुत बारीक कीड़े होते हैं जो हवा से आते हैं वो ही लगते हैं, नहीं और कीड़ा कोई लगता नहीं है। भाई जी, ये मिर्च इस समय तैयार हो रही है तोड़ने के लिए? और नहीं, जो आप फसल देख रहे हैं अभी तो ये बहुत अभी तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। हमने फरवरी में लगाई है। अभी इसकी मैच्योरिटी आएगा, इसका कलर चेंज होगा, इसका रेड और येलो कलर आएगा, फिर हम इसको मार्केट में लेके जाएंगे। आप ये बताइए, जो जैसे आपने रेड बताई है, येलो बताई है या हरी है, उसके कलर में कुछ फ़र्क पड़ता है बिक्री में? कलर से रेड और येलो का दोनों का बराबर कॉम्बिनेशन देना पड़ता है हमको मार्केट में। जैसे 50 किलो उसका, 50 किलो उसका, जब 100 किलो उसका, 100 किलो उसका, 1 टन उसका, 1 टन उसका बराबर मात्रा में देना पड़ता है, तब हमको रेट अच्छा मिलता है इसका। आप इस सब्जी को मंडी में ले जाते हो, तो मंडी में ले जाने का क्या सिस्टम है? अभी तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं। आज से 2-3 साल पहले काफ़ी ख़ास ज़रूरत पड़ती थी हमको मंडी देखने के लिए। पहले उसको लोग टेस्ट इसका कम था, लोग पसंद करते थे। अभी नई नई चीज़ें आती है मार्केट में तो थोड़ा लोग उसको अडॉप्ट करने के लिए टाइम तो लगता ही है। अभी तो इसको कहीं मर्जी रख के सेल कर दो, वहीं हो जाता है। हम ज़्यादातर इसको दिल्ली में ज़्यादा सेल करते हैं, चंडीगढ़ में कर देते हैं, लुधियाना में है हमारा काफ़ी अच्छा डिमांड है। अभी हमको फार्म पे भी उठा के ले जाते हैं काफ़ी लोग। हम जैसे हमारा दिल्ली में लोड जाता है एक गाड़ी का, जिसमें तकरीबन 2 से 3 टन माल जाता है, वो हम 1-2-3-4 फार्मर कलेक्शन करके एक जगह इकट्ठा करके फिर बेच देते हैं। हमको ट्रांसपोर्टिंग फ्रेट कम पड़ता है, हमको पर 2 केजी 3 केजी पर रेट पड़ जाता है हमको। मेहरबान जी, आपने पॉली हाउस बहुत बड़ा बना रखा है, तो ये साधारण आदमी के तो बस की नहीं है, तो आपने कुछ सरकार से भी मदद ली है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस पे 50% फार्मर को सहायता मिलती है पॉली हाउस लगाने के लिए, वो हमको मिली है। उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। मेहरबान जी, आप अपने किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि भाई पॉली हाउस लगाओ और खुली खेती ना करो?
मैं पॉली हाउस की खेती 5 साल से कर रहा हूँ। मैं आसपास के फार्मर को काफ़ी इससे सचेत किया हूँ, काफ़ी मेरे साथ जुड़े हैं, काफ़ी खेती कर रहे हैं। पंजाब से काफ़ी अच्छा रुझान है, काफ़ी अच्छा इस पे प्रॉफिट आ रहा है, लोग जुड़ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। हाँ, मैं तो कहता हूँ आने वाले समय में, जैसे आज आपने देखा ही है हमारा पंजाब का किसान कितना मंडी में रुल रहा है, रो रहा है, तड़फ रहा है, खुदकुशियाँ कर रहा है, कुदरत की आफतें बढ़ती जाती है। आने वाला भविष्य, आने वाले टाइम में पॉली हाउस की खेती सबसे अच्छा रहेगा फार्मर को। मेहरबान सिंह जी, आपने इतनी जानकारी दी और हम इस जानकारी से समझते हैं कि हमारा दूसरा किसान भी आपका काम देख करके इस काम को करे। इस बात के लिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आप दूरदर्शन टीम का, हमारे पंजाब में आने के सारे फार्मरों से आपका धन्यवाद करते हैं। और अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक सफल किसान जिन्होंने पॉली हाउस में फूलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाया। किसान भाइयों, आपकी मुलाकात एक सफल किसान से कराएंगे जो सफलतापूर्वक 2 सालों से पॉली हाउस में फूलों की खेती कर रहे हैं। आज हम हरियाणा के करनाल ज़िले में हैं और उनके एक छोटे से गांव में सफलतापूर्वक जो किसान खेती कर रहे हैं वो हमारे बीच हैं। तो हम उनसे ही जानेंगे कि किस प्रकार से आप खेती कर रहे हैं और कैसे और लोग आपसे प्रेरणा लें। हमारा मकसद एक आम किसान को सफल किसान बनाना होता है, इसलिए हम समय समय पर आपकी मुलाकात सफल किसान से कराते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। बताइए अनिल जी कि आपने पॉली हाउस की जो प्रेरणा है जिसमें आप फूलों की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं, ये कहाँ से आपने सीखा? सर, पॉली हाउस की प्रेरणा तो 2009 में मैं DWR की तरफ से ऑस्ट्रेलिया गया था और वहाँ मेनली सबसे पहले मैंने पॉली हाउसेस लगे देखे। परंतु तब एक छोटा किसान होने के नाते सिर्फ ये सपने ही लगते थे कि पॉली हाउस बहुत बड़े लोग ही लगा सकते होंगे। परंतु जब यहाँ आया, दिमाग में तस्वीर थी, तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने पता चला कि 65% सब्सिडी दी हुई है पॉली हाउसेस पे। तो इसमें फार्मर को 35% शेयर देना होता है। 35% शेयर में 12.5 लाख की पूंजी फार्मर की लगती है इसमें। तो जैसे कैसे करके हिम्मत जुटा के 12.5 लाख रुपए इकट्ठे किए और ये पॉली हाउस लगवाया। इससे पहले आप कौन सी खेती करते थे? उस खेती में और इस खेती में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? शुरू से तो जो ट्रेडिशनल खेती चल रही थी हमारी, परंतु 2007 से मैंने नेचुरल फार्मिंग शुरू कर दी थी अपने खेतों में। तो मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा था और उसमें भी प्रॉफिट तो था जैसा कैसा था, बट इस में पॉली हाउस में आके एक तो ये है कि गांव में 5, 7, 10 आदमियों को रोज़गार मिला हुआ है और एक अच्छी इनकम मैं खुद भी ले रहा हूँ यहाँ से। कौन कौन से फूलों की खेती कर रहे हैं आप यहाँ पर? मैंने मेनली जरबेरा ही कर रहा हूँ और एक पार्टनरशिप में नेट हाउस लगाया था, उसमें मैंने लिली की क्रॉप ली है और उसमें लिली क्रॉप लेने के बावजूद अब मैं उसमें कैप्सिकम लगाया हुआ है। आप इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं? मार्केटिंग, लिली की मार्केटिंग के लिए थोड़ा घूमना पड़ा था। इसकी दिल्ली सेल की है लिली तो, परंतु जरबेरा जो है इसकी लोकल भी मार्केट ठीक है, परंतु मेनली चंडीगढ़ में ही कंजप्शन हो जाती है इसकी सारी। 12 महीने जो फूल आप यहाँ पर लगा रखे हैं, ये आपको 12 महीने मिल पाते हैं क्या? ये 12 महीने मिलते हैं, बिल्कुल 12 महीने मिलते हैं, परंतु इसमें कुछ टाइम होता है, ऑफ सीज़न होता है इसमें, जब मैरिजेज नहीं होती है तो उसमें हम इसकी पिंचिंग कर देते हैं। जो बर्ड्स आती हैं इनको पहले ही आने से पहले ही इसको प्लग कर देते हैं, तोड़ देते हैं। हम फ्लावर नहीं लेते, फिर ये पूरा फूल नहीं लेते, तो मेनली सीजन में ही इसकी क्रॉप लेते हैं। पॉली हाउस जब आपने बनाया, इससे पहले आपने मार्केटिंग के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी क्या? नहीं, पॉली हाउस लगाने से पहले मार्केटिंग नहीं की मैंने, परंतु मार्केट का पता था कि फूलों की एक अच्छी मार्केट है। जैसे ही मैंने फ्लावर्स लगाए उसके साथ साथ मैंने मार्केटिंग भी शुरू कर दी थी और मार्केटिंग जब मैं घूमा तो मुझे पता चल गया अभी यहाँ इसकी अच्छी डिमांड है और जो कस्टमर्स बायर्स हैं वो कह रहे थे आप प्रोड्यूस करो, कोई बात नहीं, हम लेने के लिए तैयार हैं। कितने आदमी आपके यहाँ काम कर रहे हैं? कितने आदमियों को आप रोज़गार दे रहे हैं? और हमारे किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? किसानों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, आजकल जो बच्चे बीटेक करने के बाद सोचते हैं कि बाहर नौकरी कर लें 5-7-10 हज़ार की, उससे बेटर अगर वो अपने एक किले में, छोटे आधे किले में भी लगा के अगर ये काम कर रहे हैं तो उससे बहुत बेटर है। 5-10 हज़ार की नौकरी से बेटर है। अपने काम में जितना वो समय देंगे, लगाएंगे, उतनी अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे वो। 1 एकड़ में आप 1 साल में कितना पैसा कमा लेते हैं अपने फूलों से?
एक्चुअली तो मैंने कोई कैलकुलेशन की नहीं है, परंतु फिर भी एक रफली आइडिया है मेरा कि मैंने एक साल में लगभग 12 लाख की यहाँ से मैंने प्रोड्यूस ली है, और 12 लाख में से 6 लाख इसमें एक्सपेंसेस भी हैं, मेरे खर्चे भी हैं इसमें, तो लगभग 1 किले में से 6 लाख की इनकम। पॉली हाउस में जो आपने फूलों का उत्पादन किया है, फूल लगा रखे हैं, इसको लगाने की विधि हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ बताएं आप, जिससे वो भी शुरुआत कर सके, आपकी तरह वो भी सफल किसान बन सके। ये मेनली डिपेंड करता है फार्मर के ऊपर, वो फ्लोरिकल्चर पे जाना चाहता है या वेजिटेबल्स पे जाना चाहता है। दोनों में ही अच्छे स्कोप हैं। वेजिटेबल्स में भी आप 12 मासी पॉली हाउस में कोई भी क्रॉप ले सकते हैं अनसीजनली, और फ्लोरिकल्चर भी बेस्ट है। इसमें रोजेज़ भी हैं, लिली हो गया, जरबेरा हो गया, और ये 3 क्रॉप्स तो बढ़िया हैं ही हैं। फूलों को पॉली हाउस से एक मार्केट तक पहुंचाने में किस साधन का इस्तेमाल करते हैं, फूलों को गर्मी से कैसे बचाते हैं? फूलों के लिए मैंने स्पेशली ही गाड़ी ली है। तो जैसे अब पॉली हाउसेस बढ़ रहे हैं और पार्टनरशिप्स में शुरू किया है मैंने काम, तो उसके नेसेसिटी थी, तो मैंने उसी में मैं खुद सप्लाई करता हूँ। चंडीगढ़ है, कुरुक्षेत्र, करनाल, जहाँ की भी ऑर्डर्स होते हैं उस हिसाब से उन्हें देता हूँ। और गर्मी से बचाने के लिए अपना एक देसी सा मेथड किया हुआ है, उसको ढक के ले जाता हूँ पर कंबल वगैरह से, उस पर पानी मार लेता हूँ, तो उसके नीचे मॉइस्चर ठीक मेंटेन रहता है और उससे वो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। पानी का कौन सा सिस्टम है जो फूलों में आप पानी देते हैं? पानी ड्रिप सिस्टम है इसमें मेनली, और इसमें कुछ मैं जो नेचुरल फार्मिंग करता था जीवामृत वगैरह से, उसकी ड्रेंचिंग वगैरह टाइमली देता रहता हूँ, क्योंकि आज ये 2 साल की क्रॉप होगी और 2 साल के बाद भी मेरे ख्याल से ऐसी क्रॉप और पॉली हाउसेस में नहीं मिलेगी आपको, जो आप मेरे यहाँ देख रहे हो। पॉली हाउस में कुछ आप मेंटेनेंस भी करते हैं क्या साल में? पॉली हाउस में यस, मेंटेनेंस की तो ज़रूरत पड़ती रहती है। अब ये एक्सपेंसेस, अभी जैसे पीछे हवा आई थी अभी हफ्ता 10 दिन पहले, तो ये शीटें पट गई थी काफ़ी हैं, तो ये एक्सपेंसेस हैं। अब इसमें सारे कई जगह से पटी हुई है, अब ये एक्सपेंसेस अलग से हैं, 40-50 हज़ार का खर्चा है अभी है, तो ये सारा निकालना तो यहीं से ही है। ये सर्दी और गर्मी में क्या अंतर महसूस करते हैं पॉली हाउस में? सर्दियों में तो इतनी दिक्कत नहीं है, परंतु गर्मी में फिर भी हमारे यहाँ जैसे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा बीमारियों का अटैक रहता है। थोड़ा हमें यहाँ पे इसका ह्यूमिडिटी और मेंटेन रखना पड़ता है, टाइम टाइम पे फॉगिंग करके, जैसे अभी आप देख रहे थे, तो हो जाता है। ये डिपेंड करता है मैन टू मैन, आप कितना यहाँ ध्यान दे रहे हो। कीड़े मकोड़े, बीमारियों से कैसे बचाते हैं अपने फूलों को? बीमारियाँ वैसे तो पॉली हाउसेस में कम ही आती हैं, परंतु फिर भी प्रिवेंटिव सर्वे देते रहते हैं हम बीच बीच में। और मेनली इन फूलों में या माइट्स की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो माइट की वजह ये रहती है कि गर्मी ज़्यादा होती है और सही फार्मर मॉइस्चर मेंटेन नहीं करता है, इसकी वजह से माइट ज़्यादा आती है। अगर आप सही मॉइस्चर मेंटेन रखते हो, नमी, तो ये भी प्रॉब्लम हमारी दूर हो सकती है। कुछ किसान भाई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहें, आसपास के गाँव के लोग आपके पास आएँ, तो क्या उनको आप ट्रेनिंग देंगे? नहीं, मैं ये सेवा पहले से कर रहा हूँ फार्मर्स के लिए। जो इनिशली जो मेरे को लगा था कि मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस की है, मैं नहीं चाहता कोई और किसान भी इसे फेस करें, तो जो भी मेरे पास आता है मैं उन्हें प्रॉपर गाइड करता हूँ और जितना बन पड़ता है अपनी तरफ से उनकी सहायता भी करता हूँ। अमूमन एक पॉली हाउस बनाने में कितना समय लगता है? ज़मीन तो आपकी अपनी थी, लेकिन ये जो पॉली हाउस बनाया किसी कंपनी को दिया होगा या खुद बनाया होगा, इसमें अमूमन कितना महीने या कितना समय लगता है? वैसे तो एक पॉली हाउस को मैक्सिमम 3 महीने लग जाते हैं, परंतु ये किसी कारणवश जिस कंपनी से टाई अप किया था, मेरा 1 साल में तैयार हुआ था। बट आगे मैं फार्मर्स को ये ज़रूर कहता हूँ कि थोड़ा कंपनी जिससे भी लगाओ, ये पहले चयन करो। उस टाइम ये भी ट्राई पार्टी एग्रीमेंट भी नहीं था जो कंपनी लगाती थी, परंतु अब गवर्नमेंट भी थोड़ी सख्त है कंपनीज़ के लिए, डिपार्टमेंट भी, वो उनसे ट्राई पार्टी एग्रीमेंट लेती है कि आपको 3 महीने में ये कंप्लीट करना है, नहीं तो उसके बाद आप पे पेनल्टी लगेगी। तो शायद अब आगे फार्मर्स को ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अनिल जी, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। एक आम किसान जो खुले में खेती कर रहा है फूलों की, और आप पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? ये बाहर पॉली हाउस में और बाहर में जो डिफरेंस है खेती का, मेनली सबसे मेन तो यही है कि अंदर कोई भी कीट पतंगा नहीं आपके इसमें आता है। इससे हमारी बहुत सी डिजीज़ तो वैसे नहीं आती हैं, क्योंकि मेनली क्या है कि ओपन में कर रहे हैं, कीट पतंगे इतने आते हैं, इसमें पत्तों को चूसते हैं, उससे फंगस ये वो बीमारी आती हैं। ये इन चीज़ों का सबसे कंट्रोल है मेन, तो सबसे मेन अहम बात तो यही है। और आप पॉली हाउस में ड्रिप सिस्टम से कर रहे हो, पर्टिकुलर जितना कम से कम आपको फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम पानी की आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है। फ्लड इरीगेशन में हमारा काफ़ी पानी वेस्ट होता है। ये आप देख ही रहे हो, यहाँ पे 2 साल की क्रॉप है। ये
आज भी वैसी लग रही है जैसे कि अभी लगाई हो ये, बट बाहर आप ऐसी क्रॉप नहीं ले सकते। अनिल जी, कहने का तात्पर्य ये है कि क्या 12 महीने सामान्य फूलों की खेती ओपन में, खुले में संभव है? नहीं, 12 महीने आप कोई क्रॉप नहीं ले सकते, ये सिर्फ पॉली हाउस में ही ले सकते हैं आप। अनिल जी, आपने हमें जो जानकारी दी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं कि हमारे और किसान भाई जो पॉली हाउस लगाना चाहते हैं वो इससे जरूर प्रेरणा लेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अब समय है आपसे आज्ञा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताएं अपने कल के कार्यक्रम के बारे में। कल खबरें खेती की तो होगा ही, साथ ही आपके पत्रों के उत्तर दिए जाएंगे और आपके जो ईमेल होते हैं उन्हें भी हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। तो कल का इंतज़ार कीजिए। आज हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।